हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव आर्ट एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कीर्ति और आपके लिए लेके आई हूँ एक खास क्लास जो कि एनवीएस टीजीटी तथा पीजीटी और ऑल अबाउट आर्ट एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और तभी मेरा वीडियो आप स्किप बिल्कुल ना करिए और ध्यान से पढ़िए ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकें और रिस्पेक्टफुली लाइफ जी सके। तो फ्रेंड्स, आगे टॉपिक शुरू करते हैं आज का। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आपके तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। आगे देखते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक चित्रकला की विषय वस्तु एवं विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला के विषय वस्तु एवं विशेषताएं में क्या दिया है। तो सबसे पहले है पशु। तो पशु के बारे में देखते हैं। देखिए, इस काल के मानव का संबंध पशुओं से ही था। मानव एवं पशु परस्पर एक दूसरे के शत्रु थे। आदमी समय में मानव के मन मस्तिष्क में पशुओं के डर एवं अपने पेट की भूख मिटाने के लिए पशु मांस की आवश्यकता के कारणवश उसका ध्यान सदा पशुओं की ओर रहता था। यही कारण है कि उसके चित्रों में भी सूअर, नीलगाय, बारहसिंह, हिरण, बैल एवं भैंस आदि का अंकन दृष्टव्य है। उसके अपने चित्रों में कहीं पर सपाट रंग तथा कहीं कहीं पर पशुआकृति में ज्यामितीय आलेख के समान चित्रण किया है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के विषय वस्तुओं के बारे में पशु में हमने पढ़ा है। तो पशु के बारे में देखा है, यहाँ पे देखा है हमने कि मानव और पशुओं का संबंध एक दूसरे से था, ताकि और मानव के मस्तिष्क में सदा ही पशुओं का डर रहता था क्योंकि भूख मिटाने के लिए वो पशुओं का ही उपयोग करता था। पशुओं के मांस खा के वो जीता था, इसलिए उसके चित्रों में भी काफ़ी ज़्यादा समय पशुओं का ही चित्रण दिखाई देता है, जिसमें कि सूअर, नीलगाय है, बारहसिंह हिरन है, बैल है, भैंस है तथा प्रागैतिहासिक काल के लोगों में ज़्यादातर यही चित्रों का रूप दिखाई देता है। शिकार एवं नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। इस युग के जीवन में शिकार प्रमुख तथा जिसके कारणवश चित्रों में शिकार हेतु शिकारी की तैयारी तथा शिकार पर विजय के पश्चात हर वर्ष में नाचते झूमते मानवों का चित्रण हुआ था। देखिए, शिकार एवं नृत्य के बारे में लिखा है कि जब जिसके कारणवश चित्रों में पशु शिकार मतलब शिकार हेतु शिकारी की तैयारी तथा शिकार पर विजय के पश्चात मतलब जब शिकार होता था तो मानव की जब जीत होती थी तब वो झूमते थे, नाचते थे और वही चित्रण उनके चित्रों में दिखाई देता है। जादू टोना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जादू टोना के बारे में क्या लिखा है। प्रागैतिहासिक काल का आदमी सर्वाधिक जंगली पशु से डरता था। मानव एवं पशु की लड़ाई में जो भी अधिक बलवान होता वही दूसरों को हार कर मार देता था। तथापि मानव ने अपने मनोबल को बढ़ाने हेतु अपने चित्रों में पशुओं को मारकर स्वयं को विजयी दर्शाया है। देखिए, जादू टोने के बारे में देखा है हमने कि प्रागैतिहासिक काल के आदमी जो थे वो जंगली प्राणियों से मतलब पशु से बहुत ही डरते थे और उन दोनों की लड़ाई होती थी। दोनों की लड़ाई में जो जीता वो हारने वालों को मार देता था। यही उनके चित्रों में दिखाई दिया है कि मानव ने अपनी जीत दिखाने का प्रयास किया है। क्रीड़ा हेतु देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्रीड़ा हेतु विशेषताएं क्या है। इस युग में मानव द्वारा चित्रण कार्य शुभारंभ संभवतः खेल में ही हुआ है। कोयले व पत्थर द्वारा
खींचे जाना उसे रोचक प्रतीत हुआ और उसने इसे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया हो। कालांतर में उसकी यही क्रिया घरों की दीवारों की साज सज्जा के रूप में प्रचलित हो गई। देखिए, मानव ने क्रीड़ा हेतु क्या लिखा है कि मानव ने जो पत्थर और कोयले का जो उपयोग था वो रेखाएं खींचे जाने के लिए किया और बाद में ये मनोरंजन का साधन बन गया उसके, और बाद में दीवारों की साज सज्जा के बारे में उसका उपयोग होने लगा। मानवाकृति या एवं विशेष आकृतियों के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में इस युग के चित्रकारों ने मानवाकृति का अंकन अधिकांशतः सरल रेखाओं द्वारा किया है। इस आकृतियों में गतिशीलता है। इनमें घुड़सवारों एवं धनुर्धर मानवाकृति का अंकन है। इस आकृतियों में गति का आरंभ भी होता है। चित्रों में मानव अकेले एवं कई समूह में दर्शाया गया है। मानवाकृति के साथ साथ स्वास्तिक, त्रिशूल एवं चक्र जैसे आकृतियाँ भी अंकित हुई है, जो आगे चलकर धार्मिक प्रतीक बन गई है। वाद्य यंत्रों में डमरू, मृदंग तथा ढोल मुख्य रूप से अंकित किए गए हैं। देखिए, मानवाकृति एवं आकृतियों के बारे में देखा है, यहाँ पे हमने देखा है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों में मानवाकृति की आकृतियाँ अधिक सरल रेखाओं द्वारा रेखित की हुई दिखाई देती है। गतिशीलता है उसमें, घुड़सवारों पे धनुर्धर मानवाकृति है। मानवाकृति का अंकन किया गया है। आकृतियों में गति का आभास होता है उस चित्रों में। और आगे कौन से उनके जो शिकार करने के लिए जो उपयोग में लेते होंगे वही चक्र, उनके जो शिकारी के समय जो काम आने वाले थे वो उसके औजार उसमें दिखाई देते हैं। साथ साथ स्वास्तिक और त्रिशूल एवं चक्र जैसे आकृतियाँ भी अंकित किया गया है। वो धार्मिक प्रतीक आगे चलकर धार्मिक प्रतीक बन गया है, जैसे कि डमरू है, मृदंग है तथा ढोल मुख्य रूप से अंकित किए गए हैं। आगे देखते हैं इस काल की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इन चित्रों में आधार पर इस काल के निर्माण की विशेषताएं आगे दी गई है। तो क्या दिया है आगे? विषय है, रूप है, संयोजना है। देखते हैं विषय के बारे में। इस काल के चित्रों का सबसे मुख्य शिकारी चित्रण है हिरण, बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, भैंसा, गेंडा, बारहसिंगा एवं सुअर जैसे पशुओं के शिकार का अंकन हुआ है। मानव प्रस्तर युग में इन चित्रों में कहीं पर इन जंगली पशुओं मानव को एक साथ ही दर्शाया गया है। घुड़सवारी, पशुपालन व कृषि के रूप में अंकित किया गया है। आमोद प्रमोद के चित्रों का भी अंकन किया गया है। देखिए विषय के बारे में क्या क्या देखा है हमने। बैल, हाथी, घोड़ा, शेर, भैंस, गेंडा, बारहसिंगा एवं पशुओं का चित्रण दिखाई देता है यहाँ पे हमें। आगे रूप संयोजन के बारे में देखते हैं। आदिकाल का मानव चित्रण हेतु गुफाओं की दीवारों या छत का प्रयोग करता था। चित्रतल के अंकन की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। देखिए, वो प्रस्तर काल का युग जो था वो चित्र करने के लिए दीवारों का उपयोग करता था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोयले का वो यूज़ करता था कि कोयलों से वो साज सज्जा करता था दीवारी की। तो उसके कला की कोई सीमा नहीं थी। पशु व मानव के बाह्य आकार का चित्रण ही उसके अंकन की विशिष्टता थी। पशु मानव के बाह्य आकार के जो चित्रण थे वही उसकी चित्र की विशेषताएं थी। रूप निर्माण सृष्टि के लिए
मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाओं से दर्शाया है। मतलब उस काल के जो आदमी थे वो रूप निर्माण सृष्टि के लिए और मोटापा छाया के हेतु लयदार मतलब रेखाओं का उपयोग करता था। इसमें रेखाएं देखते हैं कि कैसी रेखाएं रेखित की गई है। तो रेखाएं इस काल के चित्रकार ने अपने चित्रों में रेखाओं के माध्यम से गति एवं शक्ति का संपुंजन आज के चित्रकार जैसा ही किया गया है। देखिए रेखाओं के बारे में जो बताया है वो आज के जो चित्रकार चित्रण करने के लिए रेखाएं यूज़ करते हैं वही रेखाएं यूज़ करते हुए दिखाया गया है। वहाँ पे आकृतियों को रेखीय प्रभाव द्वारा अविस्मरणीय ढंग से उकेरा है। आगे देखते हैं रंग। प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों ने किसी विशेष वर्ण एवं वर्ण योजना का प्रयोग नहीं किया है। आदि मानव ने अपने चित्रण कार्य हेतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त रंगों गेरू, रामरज, खड़िया एवं काजल आदि रंगों का प्रयुक्त किया है। देखिए रंग कौन कौन से यूज़ किए गए हैं रंग के बारे में देखा है। तो आदि मानव ने अपने चित्रण कार्य हेतु गेरू, रामरज, खड़िया एवं काजल का ज़्यादातर उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं प्रकृति एवं चित्र प्रेरणा। इन चित्रों में आदमी के द्वारा पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, बादल, आकाश का अंकन उसके चित्रों में कहीं पर भी दृष्टव्य नहीं होता है। देखिए जो प्रकृति एवं चित्र प्रेरणा के बारे में देखा है हमने, उसमें प्रागैतिहासिक काल के जो मानव के चित्र थे उसमें जैसे कि पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वतों, बादल व आकाश का अंकन उसके चित्रों में कहीं पर भी दृष्टव्य नहीं होता है। तो क्या दिखता है हमें प्राणी मतलब पशु उसके चित्र में दिखते हैं। ये जो आज के चित्र में लैंडस्केप के बारे में जैसे कि हम बोल रहे हैं वो उसके चित्र में नहीं दिखाई देता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या क्या दिया गया है देखते हैं। और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक प्रश्न तो बन ही जाएगा एग्ज़ाम में। सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से उपलब्ध हुई सामग्री एवं विशेषों से प्राप्त होता है। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का परिचय हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से उपलब्ध हुई सामग्री एवं विशेषताओं से प्राप्त होता है। और सबसे पहले कनिंघम ने 1878 ईस्वी सन में हड़प्पा के टीले की खोज की थी। तो देखिए हड़प्पा के टीले की खोज कब की थी तो और किसने की थी। तो हड़प्पा के टीले की खोज हुई एक कनिंघम ने की थी और 1878 में हुई थी। तो हड़प्पा के टीले की खोज 1878 में हुई है। आगे देखते हैं 1922 में राखाल दास बंदोपाध्याय ने सिंधु के लकराना जिले में मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला की खुदाई करवाई तथा बाद में सर जॉन मार्शल ने वर्षों तक यहाँ खोज कार्य किया। इस प्रकार इस सभ्यता के अनेक केंद्र प्रकाश में आए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे। तो देखा है हमने कि इसकी मतलब जो सबसे पहले टीले की खोज किसने की थी तो कनिंघम ने की थी 1878 में की थी। आगे देखते हैं देखा है राखाल दास ने क्या किया था तो 1922 में खुदाई करती थी मृतकों की टीले की और
बाद में जॉन मार्शल ने वर्षों तक वहाँ पे कार्य किया है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो अनेक केंद्र है वो सामने आए हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही, आगे का कल कंटिन्यू करने वाले हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, और लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।